वक्त सन 1965 में चोपड़ा बंधुओं द्वारा निर्मित व निर्देशित हिंदी फिल्म है, जिसमें सुनील दत्त, राजकुमार, साधना, बलराज साहनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर व रहमान इत्यादि शामिल है। कभी कभी इंसान अपनी मेहनत पर इतना घमंड कर बैठता है कि वह वक्त की ताकत को भूल जाता है, और जब वक्त पलटता है तो वही इंसान अपनी पहचान तक खो बैठता है। लाला केदारनाथ एक नामी और संपन्न व्यापारी। उनके पास दौलत थी, इज्जत थी और एक खुशहाल परिवार, 3 बेटे राजू, बबलू और मुन्ना, और उनकी धर्मपत्नी के साथ उनका जीवन किसी सपने से कम न था। एक दिन अपने तीनों बेटों के जन्मदिवस पर उन्होंने एक भव्य समारोह आयोजित किया। उसी समारोह में एक ज्योतिषाचार्य उनसे मिलने आते हैं। वो उन्हें समझाते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज मेहनत नहीं, वक्त है, क्योंकि वक्त के बिना मेहनत भी धरी की धरी रह जाती है। लेकिन लाला केदारनाथ अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हुए उस बात को ठुकरा देते हैं। वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों का भविष्य मेरी मेहनत तय करेगी, कोई ग्रहण नक्षत्र नहीं। पर शायद उसी वक्त ने अपनी चाल चल दी थी। रात को एक भयंकर भूकंप आता है, जमीन हिलती है, आसमान कांपता है और केदारनाथ का सब कुछ, घर, दौलत और सबसे बड़ी पूंजी, उनका परिवार, सब कुछ उनसे छिन जाता है। भागदौड़ में एक अनजाने कत्ल के इल्जाम में केदारनाथ को जेल भेज दिया जाता है। और यहाँ से शुरू होती है वक्त की वो कहानी जो 3 दिशाओं में बंट चुकी थी। राजू अब राजा कहलाता है, एक शातिर चोर बन चुका है जो चिनॉय सेठ जैसे अपराधियों के लिए काम करता है। पैसों की लालच में वो इस रास्ते पर चल पड़ा, पर उसे नहीं मालूम था कि उसकी किस्मत में लिखा है एक और बड़ा मोड़। बबलू अब रवि है। उसे एक संपन्न दंपत्ति अपना लेता है, जहां उसे अच्छी परवरिश मिलती है। वो बड़ा होकर एक काबिल वकील बनता है। दूसरों को इंसाफ दिलाने वाला रवि नहीं जानता कि उसका अपना अतीत भी एक अधूरी कहानी है। मुन्ना अब विजय, जो अपनी माँ के साथ गरीबी में पलता है। पढ़ लिख कर स्नातक तो बनता है, लेकिन वक्त की मार ऐसी कि उसे ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ती है। फिर भी विजय में एक सच्चाई और मेहनत की रोशनी बची रहती है। इन तीनों की जिंदगी अलग अलग पटरी पर दौड़ रही होती है, लेकिन किस्मत को शायद फिर से इन रिश्तों की डोर को जोड़ना था। कभी एक अदालत में, कभी किसी चोरी के केस में, कभी किसी ड्राइवर की वफादारी में, धीरे धीरे इनकी राहें फिर से एक दूसरे से टकराती हैं। एक समय आता है जब तीनों भाइयों को न सिर्फ अपने आपसी रिश्ते का सच पता चलता है, बल्कि अपने खोए हुए पिता लाला केदारनाथ से भी उनका मिलन होता है। और जेल से रिहा होने के बाद जब केदारनाथ अपने बच्चों के सामने खड़े होते हैं, तो उनके चेहरे पर ना घमंड होता है, ना जीत का भाव, बल्कि होता है एक पछतावे का साया। वो कहते हैं, मैंने वक्त को नजरअंदाज किया और वक्त ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेहनत जरूरी है, लेकिन वक्त की अहमियत को समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वक्त ही इंसान को बनाता है और वक्त ही उसे मिटा सकता है। एक कहानी जो हमें सिखाती है कि जीवन में घमंड नहीं, विनम्रता जरूरी है। वक्त को छोटा समझने की भूल मत करिए, क्योंकि जब वक्त करवट लेता है तो राजेर जवाड़े भी सड़क पर आ जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द न्यूज हब प्योर फिल्मी को। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा इमोशनल मोमेंट कौन सा लगा, भाइयों का मिलन या पिता का पछतावा। यादों की बारात हिंदी मसाला फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, विजय अरोड़ा, तारिक खान, जीनत अमान, नीतू सिंह, अजीत और कैप्टन राजू जैसे कलाकारों ने काम किया था। फिल्म की शुरुआत 3 छोटे भाइयों शंकर, विजय और रतन से होती है। एक शांत सी सुबह है। एक मध्यम वर्गीय परिवार, माँ, पिता और 3 नन्हे बेटे शंकर, विजय और रतन अपने घर में पिता का जन्मदिन मना रहे हैं। इस छोटे से उत्सव में प्यार, मुस्कान और संगीत घुला हुआ है। माँ अपने बच्चों के लिए एक प्यारा गीत गाती हैं, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार से। ये वही गीत है जो आगे चलकर तीनों भाइयों के जीवन की डोर बनेगा। शाम होते ही एक हादसा इस खुशहाल परिवार की नींव हिला देता है। जब पिता काम से लौटते हैं, तभी वे एक डकैती के गवाह बन जाते हैं। इस वारदात का सरगना है शाकाल, एक बेरहम अपराधी। वह अपने राज को छुपाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और इसी डर से शाकाल और उसके गुंडे उस रात उनके घर पर हमला कर देते हैं।
सबसे पहले पिता को गोली मार दी जाती है। शोर सुनकर जब माँ बाहर आती हैं, तो अपने पति को खून में लथपथ देखकर चिल्ला पड़ती हैं, लेकिन शाकाल उसे भी नहीं छोड़ता। माँ की आंखों के सामने उनका संसार उजड़ जाता है। ये भयावह मंजर दो भाइयों शंकर और विजय अपनी आंखों से देख लेते हैं। डर के मारे वे घर से भागते हैं और रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ते हैं। शंकर विजय का हाथ पकड़कर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन अफरा तफरी में दोनों बिछड़ जाते हैं। अब कहानी 3 अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती है। शंकर अब अकेला और बेसहारा है। वो गलियों में भटकते हुए एक और अनाथ लड़के उस्मान से मिलता है। दोनों मिलकर छोटे मोटे चोरियां करने लगते हैं। धीरे धीरे शंकर का दिल पत्थर बनता जाता है, लेकिन माँ बाप की मौत और अपने भाइयों से बिछड़ने का दर्द उसके भीतर कहीं न कहीं जीवित रहता है। विजय को एक अमीर आदमी का नौकर बेहोशी की हालत में सड़क से उठाता है और अपने मालिक के कहने पर उसे पालने लगता है। विजय एक स्मार्ट, हैंडसम लेकिन बेरोजगार नौजवान बनता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, जब तक उसकी मुलाकात नहीं होती सुनीता से। सुनीता एक अमीर बाप की बेटी है, खूबसूरत, तेज और थोड़ी घमंडी। विजय उससे मजाक करता है, फ्लर्ट करता है, लेकिन वह उसे बार बार इग्नोर कर देती है। एक दिन सुनीता की पार्टी में वह गाना गाती है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को डोट, और विजय उसके प्यार में पूरी तरह डूब जाता है। अपने दिल की बात बताने के लिए विजय एक अनोखा तरीका अपनाता है। वह कैंसर का बहाना बनाता है और सुनीता को एक ट्रिप पर चलने के लिए मना लेता है। रास्ते में सुनीता को भी विजय से प्यार हो जाता है, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चलती है तो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। हालांकि विजय का पश्चाताप और सच्चा प्रेम उसे माफी दिला देता है। तीसरा भाई रतन, जिसे नौकरानी ने अपनाया था, अब बड़ा हो चुका है और एक होटल में गायक के रूप में काम करता है। उसके गाने लोगों के दिल छू लेते हैं। वहीं उसे एक साथी गायिका से प्यार भी हो जाता है। अब तीनों भाई एक ही शहर में हैं, एक दूसरे से कई बार टकराते हैं, पर अपने खून के रिश्ते से अनजान रहते हैं। लेकिन किस्मत की सुई घूमती है एक संगीत समारोह में, जब रतन मंच पर वही गीत गाता है जो कभी उनकी माँ गाया करती थी। यादों की बारात निकली है। शंकर अब भी अपराध की दुनिया में फंसा है और उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि शाकाल ही है, वही जिसने उनके माता पिता को बेरहमी से मार डाला था। जब शंकर को ये सच्चाई पता चलती है तो वह अपने भाइयों और सुनीता के साथ मिलकर शाकाल को सजा दिलाने की योजना बनाता है। एक्शन, पीछा और गोलियों की बौछार के बीच अंत आता है। रेलवे ट्रैक पर शाकाल और उसका बेटा रूपेश भाग रहे हैं। रूपेश पकड़ा जाता है, लेकिन शाकाल का पैर ट्रैक में फंस जाता है। शंकर उसे वहीं छोड़ देता है, उसकी उसी मौत के हवाले जिसे उसने बरसों पहले दूसरों को दिया था। अब तीनों भाई एक बार फिर एक हो चुके हैं। दर्द भरे अतीत को पीछे छोड़ वे एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, साथ में, परिवार की तरह। यादों की बारात सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि बिछड़ने और फिर मिलने की, दर्द और प्यार की और इंसाफ की एक क्लासिक कहानी है। 70 के दशक की ये सुपरहिट फिल्म आज भी उतनी ही ताज़ा लगती है जितनी पहली बार पर्दे पर आई थी। अगर आप चाहें तो मैं इसी स्क्रिप्ट का वॉइस ओवर फॉर्मेट, शॉर्ट्स के लिए कट वर्जन या थंबनेल टेक्स्ट भी तैयार कर सकती हूँ। बताएं क्या चाहिए आगे। यादों की बारात भारतीय सिनेमा की पहली मसाला फिल्म मानी जाती है, जिसमें एक्शन, रोमांस, ड्रामा, संगीत, अपराध और थ्रिलर जैसे तमाम तत्व शामिल थे। इस फिल्म ने मसाला फिल्मों की नींव रखी और इसे पहली बॉलीवुड फिल्म का दर्जा मिला। यह जीनत अमान और नीतू सिंह के लिए पहली व्यावसायिक सफलता थी, जिन्होंने आगे चलकर 70 के दशक की प्रमुख अभिनेत्रियां बनाईं। साथ ही
यह नासिर हुसैन के भतीजे तारिक खान और आमिर खान की पहली फिल्म थी, जिसमें आमिर बाल कलाकार थे। R.D. बर्मन के यादगार संगीत से सजी इस फिल्म को आज भी उसके साउंड ट्रैक के लिए सराहा जाता है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इसे तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में भी रीमेक किया गया। कुदरत 1981 में बनी हिंदी भाषा की नाट्य फिल्म है। फिल्म में राजेश खन्ना और हेमा मालिनी की मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि राजकुमार, प्रिया राजवंश और विनोद खन्ना द्वारा सहायक भूमिकाओं को निभाया गया है। राजेश खन्ना द्वारा निभाया गया मोहन नामक एक अन्य मुख्य किरदार वकील बनने जा रहा है। वह जनक सिंह नामक व्यक्ति से मिलने शिमला जाता है, जो उसकी पढ़ाई में उसकी मदद करता है। जनक चाहता है कि उसकी बेटी करुणा मोहन से शादी करे और वे सगाई कर लें। नरेश चंद्रमुखी को यह समझने में मदद करना चाहता है कि क्या हो रहा है। आखिरकार उसे याद आता है कि अपने पिछले जन्म में उसका नाम पारो था और वह माधव से प्यार करती थी। जनक नामक एक बुरे आदमी ने उसे चोट पहुंचाई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। नरेश खुद को इस स्थिति से दूर करने का फैसला करता है, जबकि चंद्रमुखी की मदद से मोहन को पता चलता है कि सरस्वती देवी वास्तव में माधव की बहन सत्तो है। वह बताती है कि जनक ही असली बुरा आदमी है। मोहन करुणा से अपनी सगाई तोड़ देता है और जनक को अदालत में ले जाता है। जब चंद्रमुखी और मोहन मिलते हैं तो उन्हें एक रहस्यमयी संबंध महसूस होता है। अंत में यह पता चलता है कि जनक पारो और माधव की मौत का कारण बना। मोहन को केस हारने का डर है क्योंकि वे पारो का शव नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वह अधिक जानकारी पाने के लिए जनक के लिए काम करने वाले एक पुराने नौकर से बात करने की कोशिश करता है। मोहन पुलिस के साथ एक बड़े पुराने घर में जाता है और दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। अचानक उसे दीवार के अंदर एक कंकाल मिलता है। जब करुणा यह देखती है तो वह बहुत डर जाती है और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। फिर खुद को आग लगाकर बहुत दुखद काम करती है। जब जनक को पता चलता है कि उसकी बेटी मर गई है और पारो का कंकाल मिला है, तो वह मानता है कि उसने कुछ गलत किया है। अंत में मोहन और चंद्रमुखी एक साथ हो जाते हैं और नरेश वापस अमेरिका चला जाता है। ऐसी ही फिल्मों की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।